संजीव सक्सेना बैग लाता है, 1 करोड़ रुपए रख के टेबल पे रखता है, पूरे 10-10 लाख के 10 बंडल है, पूरा वो कैमरे में कैद हो जाता है। उस समय राजदीप सरदेसाई को पार्लियामेंट के अंदर जब फ्लोर पे हमने राशि रखी तो उसको चैनल पे दिखाना था, उन्होंने वो चैनल पे नहीं दिखाया, तो उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की। तो कांग्रेस सांसदों को खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, उसमें हमारी पार्टी के भी कई लोग बेचे थे, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी जनसंघ से एमएलए रहे, आपातकाल में वो सिद्धांतों की खातिर जेल गए, तो हम बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो हमने कई जगह हमारी रिकॉर्डिंग है कि हम जीवन का अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी होगा। उसके बाद राजमाता जी मुरैना आई थी तो मेरी माँ को बोल के गई कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगला चुनाव हम अशोक को लड़वा देंगे। तो मेरे को तो 93 में विधानसभा का भी मन था, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरे अभी उम्र नहीं हुआ है। तो मेरे को 96 में याद दिलाने के लिए मैं राजमाता साहब के पास मदर को लेके गया। तत्काल राजमाता जी ने अडवाणी जी से उस समय बात की, ठाकरे जी से बात की, जहां बात करना था उन्होंने की, और टिकट 27 साल की उम्र में उनके आशीर्वाद से हमको टिकट मिला, वो हम चुनाव जीते। देखो, सिंधिया परिवार ने इस ग्वालियर चंबल संभाग में देखे लोक हित के बहुत काम किए। उसके बाद राजमाता साहब ने भी जनसंघ के लिए जो किया, क्या क्या कांग्रेस के लोग गालियां देते थे उस समय, दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, तो राजमाता जी ने भारत जनसंघ के दीपक में तेल डाला है, और पार्टी के लिए भी उन्होंने मजबूती से काम किया, और वो सिद्धांतों के सामने झुकी नहीं, वो आपातकाल में वो भी जेल गई। सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ग्वालियर की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये दो गुट ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, तो क्या हेमंत खंडेलवाल जी जो है वो इस गुटबाजी को संभाल पाएंगे क्या? अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं चिंता की? कांग्रेस बहुत सत्ता में रही, कांग्रेस ने बीएन राव को क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न? लेकिन बाबा साहब का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, ना उनकी बराबरी की जा सकती है। नहीं, मैं जीवन का अंतिम समय मेरा भारतीय जनता पार्टी रहेगा, मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। या किसी और विकल्प के बारे में भी आप नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा, आज से कल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं सोचा। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक अर्गल जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अशोक अर्गल जी जो हैं मुरैना से 5 बार के सांसद रहे हैं और 1 बार के महापौर रहे हैं। भाजपा में काफी लंबा कार्यकाल जो है वो सर का रहा है। आज सर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं जिन पर आज हम सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2008 22 जुलाई संसद भवन में जो आपने एक बहुत बड़े घोटाले का उजागर किया था, नोटों की गड्डियां थी, किस तरीके से वो मामला रहा था और किस तरीके से तूल पकड़ के जो वो बात आई थी वो सामने आई थी, और कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को खरीदने की जो बात है वो उसमें सामने निकल कर आई थी, क्या वो पूरा मुद्दा था? आप बताएं सर। देखो, लेफ्ट ने जब यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया, उस समय कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी जी। उसी दौरान कांग्रेस सरकार बचाने के लिए सांसदों को खरीद फरोख्त करने के लिए निकल गई। उनके कई मैनेजर थे, उसमें अहमद पटेल थे, अमर सिंह जी थे, और भी कई नेता थे जो खरीद फरोख्त कर रहे थे। उसी समय समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमन जी 21 तारीख को मेरे बंगले पे 4 फिरोजशाह रोड पे उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने अपनी पार्टी को
ये नॉलेज में डाल दिया था कि ऐसे ऐसे संपर्क में आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से आपको छूट है, आपको इसमें घुस के देखिए क्या हो रहा है। तो उसमें हमने देखा, बोले रात को ही चलें अमर सिंह जी के साथ में। तो हमने कहा रात के 12 बज रहे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे। तो हम सुबह 22 जुलाई को हमको लेके गए अमर सिंह के घर पे, क्योंकि हमको बिकना नहीं था, हमको देखना था कि हो क्या रहा है। तो वहीं पर अमर सिंह जी टोकन मनी मंगा ली उन्होंने, चूँकि हमको बिकना था नहीं। तो हमने कहा आपके बाहर मीडिया है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप घर पहुंचिए, हम घर भिजवाते हैं। तो उनका निजी सचिव था संजीव सक्सेना जी। वो व्यक्ति जिप्सी से जाता है, एक व्यक्ति और साथ में होता है, वो हमारे बंगले पे आता है। क्योंकि बंगले पे हमने पहले से ही कैमरे लगा रखे थे, उसमें हमारा सुधीर कुलकर्णी साहब भी सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उनकी नॉलेज में हमने डाल दिया था, पूरी पार्टी की नॉलेज में था। तो संजीव सक्सेना बैग लाता है, 1 करोड़ रुपए रख के टेबल पे रखता है, बोले जी 10-10 लाख के 10 बंडल है। पूरा वो कैमरे में कैद हो जाता है। उस समय राजदीप सरदेसाई को पार्लियामेंट के अंदर जब फ्लोर पे हमने राशि रखी तो उसको चैनल पे दिखाना था, उन्होंने वो चैनल पे नहीं दिखाया। तो उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की। लेकिन चूंकि हमको तो पार्टी का आदेश था, पार्टी की नॉलेज में पूरा था, हमने पहले तो अनुमति मांगी, हमको कुछ बोलने का मौका दिया जाए। तो हमको बोलने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि हम बैग अपने अंदर पार्लियामेंट हाउस में लेके पहुंच ही गए थे। तो हमने कहा कि इस तरह कांग्रेस सांसदों को खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है। उसमें हमारी पार्टी के भी कई लोग बिके थे, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी जनसंघ से एमएलए रहे, आपातकाल में वो सिद्धांतों की खातिर जेल गए, तो हम बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो हमने कई जगह हमारी रिकॉर्डिंग है कि हम जीवन का अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी होगा। जी। सर आपने काफ़ी लंबा समय भाजपा के साथ बिताया है और राजमाता विजयराजे सिंधिया जो हैं उनके साथ भी आपके काफ़ी खास पल रहे हैं। आपके पिताजी का जब निधन हुआ था तो निधन के बाद राजमाता आई थी और लोकसभा में जो टिकट है उसकी बात उनके द्वारा की गई थी। तो वो किस तरीके का दौर रहा था और पार्टी ने आप पे भरोसा जताया था उस वक्त? मेरे पिताजी को श्रद्धेय राजमाता साहब बहुत अच्छी तरह लाइक करती थी, उनको स्नेह देती थी वो। और उन्हीं ने 1972 में जनसंघ से चुनाव लड़वाया एमएलए का। उसके बाद वो जेल से आने के बाद उनको लोकसभा पार्टी ने लड़ाया, यानी वो 6 चुनाव लड़े, 3 चुनाव जीते, 3 हारे, लेकिन कभी निराश नहीं हुए। हारने के बाद भी दोबारा चुनाव दिया, उसके बाद सेवड़ा से भी एक बार दिया, वो 1000 वोट से हार गए थे। उसके बाद राजमाता जी मुरैना आई थी तो मेरी माँ को बोल के गई कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगला चुनाव हम अशोक पे लड़वा देंगे। तो मेरे को तो 93 में विधानसभा का भी मन था, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरे अभी उम्र नहीं हुआ है। तो मेरे को 96 में याद दिलाने के लिए मैं राजमाता साहब के पास मदर को लेके गया। तत्काल राजमाता जी ने अडवाणी जी से उस समय बात की, ठाकरे जी से बात की, जहाँ करना था उन्होंने की, और टिकट 27 साल की उम्र में उनके आशीर्वाद से हमको टिकट मिला, वो हम चुनाव जीते। सर किस तरीके का सिंधिया परिवार के साथ कहीं ना कहीं एक नाता रहा है लंबे समय से और कहीं ना कहीं आज आपको पार्टी जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, सिंधिया परिवार ने इस ग्वालियर चंबल संभाग में देखे लोक हित के बहुत काम किए हैं। जी। ये यही नहीं, उनके पुरखों ने भी आप देखेंगे
कि ग्वालियर से श्योपुर की रेलवे लाइन डलवाई, शिवपुरी लाइन, भिंड लाइन। ऐसा नहीं, उन्होंने कई डैम बनवाए उस समय उन्होंने। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कई कुओं में पानी नहीं था, लेकिन उस समय स्टेट टाइम की जो बावड़ी होती थी उनमें पानी रहता था। तो ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किए, बहुत काम किए। ग्वालियर के अंदर कितने कॉलेज बने, कितने हॉस्पिटल बने, उनके परिवार की ही देन थी ये सब। लोकहित के काम किए उन्होंने, अ, बड़ा सोच था उनका। हम्म, और उसके बाद राजमाता साहब ने भी जनसंघ के लिए जो किया, क्या क्या कांग्रेस के लोग गालियां देते थे उस समय, दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। तो राजमाता जी ने भारत जनसंघ के दीपक में तेल डाला है। और पार्टी के लिए भी उन्होंने मजबूती से काम किया, और वो सिद्धांतों के सामने झुकी नहीं। वो आपातकाल में वो भी जेल गई, महल छोड़ के जेल गई, आप जी देखिए आप। तो उन्होंने काम अच्छे किए हैं। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, भाजपा के साथ आपका लंबा समय कहीं ना कहीं आपने बिताया है, और आज पिछले 6 साल से कहीं ना कहीं आप किसी पद पे नहीं हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाजपा आपको दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी पद पर आप नजर नहीं आए? ऐसा नहीं है कि दरकिनार किया, पार्टी ने समय समय पे हमको चुनाव लड़ाए, 6 6 चुनाव लड़ाए। 2014 में जब लोकसभा का टिकट डिस्टर्ब किया था, तो उसके बाद मेरे को 2015 में पार्टी ने महापौर का भी चुनाव लड़ाया मुरैना। मैं मानता हूँ कि पार्टी कहीं और जगह उपयोग करेगी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहेंगे। सर, कहीं ना कहीं आपको मौका भी मिला था कि आप भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। कांग्रेस की वजह तरफ से आपको काफी ऑफर्स भी आए थे, लेकिन आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं जीवन का अंतिम समय मेरा भारतीय जनता पार्टी रहेगा। मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। या किसी और विकल्प के बारे में भी आप नहीं नहीं, सोचे? अभी अभी नहीं सोचा। आज से कल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं सोचा। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेमंत खंडेलवाल आपके साथ भी कहीं ना कहीं सांसद रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो क्या लगता है कि वो राजनीति अब संभाल पाएंगे? देखिए, हेमंत जी काफ़ी अनुभवी हैं। उनके पिताजी भी 4 बार हमारे साथ सांसद रहे हैं। हेमंत जी भी उपचुनाव जीत के आए थे, वो भी हमारे साथ रहे हैं। जी। वो पार्टी में जिले के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश में भी कई विधानसभाओं के चुनाव की कमान दी। वो पार्टी जहाँ उनको जो भी मौका देती है वो काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते हैं। सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ग्वालियर की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये दो गुट ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो क्या हेमंत खंडेलवाल जी जो है वो इस गुटबाजी को संभाल पाएंगे? क्या राजनीति में कोई प्रॉब्लम इनकी वजह से देखने को मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जो भी प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होता है, सभी नेता वहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादा गुटबाजी बीजेपी में नहीं है, जो अन्य पार्टियों में देखने को मिलती है, लेकिन इस पार्टी में नहीं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर में आपसे कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है, उनकी मूर्ति लगने को लेकर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के वो निर्माता हैं। उन्होंने इस देश को बहुत अच्छा संविधान दिया, जिसके कारण आज पूरा देश चल रहा है। लेकिन सर, कई जगह ये भी उजागर हो रहा है कि जो संविधान है वो वी एन राव के द्वारा लिखा गया है और उसको लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां होती हुई नजर आ रही हैं। यदि बी एन राव जी का, वैसे मैं बी एन राव जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किए हैं, कहीं थोड़ा बहुत तो योगदान उनका हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सामने उनका तुलना नहीं की जा सकती उनसे। न तुलना करना चाहिए।
क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सभी पंच तीर्थों को आज तीर्थ के रूप में बदल दिया है। लोग वहाँ हजारों की संख्या में जाते हैं। चाहे आप नागपुर चले जाइए, दीक्षा भूमि, चाहे दादर चले जाइए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ उनकी स्टडी हुई थी, उसको देख लें आप। दिल्ली में भी कई जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी थी, उस समय भारत रत्न मिला। उस समय संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रथम उनकी मूर्ति चित्र लगा, तेल चित्र। अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं चिंता की? कांग्रेस बहुत सत्ता में रही, कांग्रेस ने बी एन राव को क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न? लेकिन बाबा साहब का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, ना उनकी बराबरी की जा सकती है। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ अशोक अर्गल जी, जिनका भाजपा में काफ़ी लंबा समय रहा है, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है। आज लेकिन सर, कहीं न कहीं सर के पास कोई पद नहीं है भाजपा में, लेकिन सर ने जिस तरीके से कहा कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आखिरी सांस बीजेपी के साथ उनकी जुड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी सर को किसी तरीके का कोई समर्थक दे या ना दे, वो उनकी आखिरी सांस बीजेपी के साथ ही रहने वाली है, ऐसा उनका कहना है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए। सर, डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा है और आप किस तरीके से उनके पास जब जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी मदद के लिए, तो वो आपसे किस तरीके का उनका नेचर रहता है और किस तरीके से आपसे बातचीत करते हैं? क्या डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने में इस वक्त सक्षम नज़र आ रहे हैं? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी लोकप्रिय नेता हैं। वो बाबा महाकाल की कृपा से वो कई बार एमएलए रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा काम करते थे, पहले भी करते थे। वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, तब भी हम उनके पास जाते थे, वो लोगों की सुनते थे। आज भी वो दिन रात मेहनत करते हैं और भ्रमण भी बहुत कर रहे हैं वो, और जनहितैषी कार्यों को वो प्राथमिकता भी देते हैं। क्योंकि मैं अभी भिंड में भी आया, जो उनसे मांगा वहाँ के विधायक ने सारी घोषणा कर दी। बोले चलिए और बोलिए क्या चाहिए आपको, यानी वो तत्काल मना नहीं करते, तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। 25 साल तक जनप्रतिनिधि रहने के दौरान सर की क्या उपलब्धि है, सर से ये भी जानेंगे कि उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा और किस तरह की उपलब्धि उन्होंने वहां पर जो है वो लोगों के सामने और जनता के सामने अपनी रखी है। देखिए, 25 वर्षों में मैं हमेशा जनता के बीच रहा। पूरा समय मैं जनता को देता था। मुरैना का सांसद रहा तो मुरैना को पूरा समय दिया, भिंड का सांसद रहा तो भिंड को पूरा समय दिया। मैंने अपने परिवार भी उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जनता के लिए मैं 24 घंटे हमेशा हाजिर होता था। कभी भी कोई रात को भी बुलाता था, रात को मैं पहुंचता था वहाँ। और कभी किसी का मिस कॉल होता था तो मैं बैक कॉल करता था, क्योंकि उस समय कॉल बहुत महंगे होते थे, तो मैं वापस कॉल करता था। और जनता का भी मैं आभारी हूँ कि मुझे जब जब पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जनता ने भी मेरा दिल खोल के साथ दिया। जनता का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। तो देखा आपने कि ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक अर्गल जी, जिन्होंने अपना जो कीमती समय, सारा समय जो है वो जनता के साथ व्यतीत किया। सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने परिवार को ज़्यादा समय ना देते हुए अपनी जनता को ज़्यादा समय देते थे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी उन पे भरोसा जताती थी और वो 5 बार सांसद रहे, क्योंकि सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि 5 बार जो जब वो सांसद रहे हैं तो लगातार सांसद रहे हैं और
उन्होंने एक बार भी जो है वो चुनाव नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को उन पे अब भरोसा जताना चाहिए और कहीं ना कहीं दोबारा एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जो अभी सर हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी को एक मौका देना चाहिए और ऐसे नेता हमारे सामने जो है ये बने रहना चाहिए। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 में जब सर के पास मौका था और उनके पास करोड़ों रुपए का ऑफर आया था, लेकिन उस समय भी उन्होंने करोड़ों रुपए का वो ऑफर ठुकरा कर भाजपा का साथ दिया और भाजपा का समर्थन जो है उस समय पर नहीं छोड़ा था। तो इसीलिए भाजपा सरकार के द्वारा आज भी कहीं ना कहीं सर का सम्मान जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो दरकिनार है वो उनको पार्टी को नहीं करना चाहिए। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी अपडेट्स के लिए।